हेलो चैंपियंस, आप आ चुके हैं रिएक्शन टाइम चैनल पर और मैं हूं एलके मैथिल। और आज का जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, यानी पहला ही चैप्टर है 11th क्लास का। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये थोड़ी सी एक स्टार्टिंग की समझ देता है और इससे तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो लास्ट पेजेज हैं उसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे भारत में रसायन विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी जो प्रगति हुई वो किस प्रकार से हुई और कितनी आगे तक गई। तो इसके लिए इस चैप्टर में काफ़ी कुछ दिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, उसमें हमने क्या क्या काम किए थे वो हमें इससे जानकारी मिलती है। तो केमिस्ट्री होती क्या है वो एक बार रोनाल्ड हैफमैन की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं, तो इससे आइडिया लगेगा कि केमिस्ट्री है क्या। रसायन विज्ञान अणुओं और रूपांतरण का विज्ञान है। मतलब जो अणु होते हैं ना वो रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कि अगर हम जिंक लें, ये परमाणु है और ये है अणु HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि ZnCl2 बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो रूपांतरण कैसे हुआ, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये कन्वर्ट हो गया, यानी ये ट्रांसफॉर्म हो गया, रूपांतरण हो गया किसमें, जिंक क्लोराइड में। तो यही बात वो कह रहा है कि अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, मतलब 100 से 118 तक जो हमारे तत्व हैं केवल उन्हीं का विज्ञान नहीं है। उस समय 100 रहे होंगे, जब इन्होंने डेफिनेशन दी होगी तब ये 100 रहे होंगे, इसलिए इन्होंने 100 तत्वों का जिक्र किया। ये 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का विज्ञान। मतलब कि केवल जो 100 या 118 तत्व हमारे पास हैं केवल उनका ही विज्ञान नहीं है, बल्कि वे आपस में जब कंबाइन करते हैं, यानी जो क्रियाएं करते हैं, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये क्या बनाते हैं, HCl। ऐसे ही और भी ले सकते हैं, जैसे Br से रिएक्शन करके, सोडियम Br से यानी ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ऐसे ये कंबाइन करते चले जाते हैं, यानी एक दूसरे से रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं और कैसे बनाते हैं, असंख्य प्रकार के अणु बनाते हैं। तो इसलिए ये कहा गया असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देखेंगे, वो जब हम आगे जाएंगे तब देखेंगे, बट यहाँ के लिए ये डेफिनेशन जरूरी थी। और ये किसकी है, रोल्ड हॉफमैन की है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए। अब रसायन विज्ञान का विकास हुआ कैसे ये देख लेते हैं। देखो, रसायन विज्ञान का अध्ययन कोई रसायन विज्ञान के अध्ययन करने के लिए नहीं किया गया था। एक्चुअली था क्या कि लोगों की या साइंटिस्ट की ये जिज्ञासा रही है कि हम ऐसा कोई पारस पत्थर है, ये कहानियों में भी मिलता है ना, एक पारस पत्थर, फिलोसफर्स स्टोन। और पारस पत्थर होता क्या है, जो कि किसी भी लोहे और तांबे जैसी धातुओं को, यानी किसी भी धातु से हम उसको संपर्क करा दें, उसे छू दे, वो पारस पत्थर जिन भी धातुओं को छू देगा, चाहे लोहा हो, तांबा हो, जिंक हो, टिन हो, तो उस सबको किस में बदलने की क्षमता रखता है, सोने में बदलने की क्षमता रखता है। तो हालांकि ये मैं बता दूं कि कोई इस तरीके का पत्थर होता नहीं है, लेकिन कहानियों में चूंकि ये हमेशा से रहा है, तो लोगों की ये जिज्ञासा रही कि क्यों न ऐसे पारस पत्थर को बनाया जाए या ढूंढा जाए या डिस्कवरी की जाए जो बहुत सारी धातुओं को हमें सोने में बदल सके। तो वो सोना हमारा एक सेंटर
यानी केंद्र बिंदु रहा है हमेशा से, क्योंकि जो सोना है बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है और उसकी ज्वेलरी वगैरह बनती है, उसको लोग स्टोर भी कर लेते हैं, आड़े वक्त में काम आएगा या खराब वक्त में काम आएगा, क्योंकि इसकी कीमत कभी डाउन नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। इस वजह से सोने का एक महत्व अपना अलग है। ठीक है, तो एक तो ये पारस पत्थर की जिज्ञासा जो थी लोगों को, तो उसकी वजह से इस केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का विकास हुआ। और दूसरा जो था वो ये था कि अमृत प्राप्त करने का, अमृत प्राप्त करने का हमेशा से जिज्ञासा मानव की रही है कि किसी तरीके से बस अमृत मिल जाए और जिससे हम क्या हो जाए, अमर हो जाए। यानी ऐसा कोई रसायन हमें मिले, ऐसा कोई रसायन केमिकल मिल जाए जो कि हम बना लें और जिसे पी करके हम क्या हो जाए, अमर हो जाए। तो इन दो चीजों के खोज के प्रयास की वजह से, ठीक है, इन दोनों चीजों के पीछे हम लोग पड़े रहे सदियों से। तो साइंटिस्ट भी जो बने वो भी इन दोनों चीज़ों से अपने को बचा नहीं पाए और इनकी खोज के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिएक्शन कराई और भी अभिक्रियाएं कराई भिन्न भिन्न जो तत्व और यौगिक थे उनसे, और तब जा कर के ये तो नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ मिल गया। पारस पत्थर भी नहीं मिला, ना अमृत मिला अभी तक, लेकिन इसकी खोज के चक्कर में, इसकी डिस्कवरी के चक्कर में या इसके इन्वेंशन आविष्कार के चक्कर में, डिस्कवरी और आविष्कार में अंतर है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इन दोनों की खोज के चक्कर में बहुत सारा रसायन विज्ञान के और बहुत सारे कंपाउंड से यौगिक मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में क्या क्या विकास हुआ रसायन विज्ञान का। देखो 1300 से 1600 जो ईस्वी है, 1300 से 1600 यानी एक तरह से देखा जाए तो 1600 में करीब ये अंग्रेज यहाँ पर आए थे, और उससे 300 साल पहले की बात करें तो 1300 से 1600 के बीच में एल्केमी, कीमिया। अब ये क्या मतलब है? एल्केमी का मतलब है कि विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे में बदलना। विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे में बदलना, इसका मतलब ये है एल्केमी का। तो एल्केमी या कीमिया का यानी जब हम इन सन जो ईयर्स हैं 1300 और 1600 ईस्वी के दौरान हम क्या कर रहे थे, विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे में बदलना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये एक जादुई होता है कि आपने देखा होगा कि अगर मिल्क में नींबू डाल दिया जाए, यानी दूध है और उसमें क्या डाल दें, नींबू का रस, तो क्या होगा, पनीर बन जाता है। तो हमने क्या किया कि केमिकल जो रिएक्शन है यानी रासायनिक अभिक्रिया है उसके द्वारा हमने दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में बदल दिया, पनीर में। ठीक है, तो ये जो एक क्या हो गया, एक दूसरे में बदल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे बदल सकते हैं। तो और दूसरा, और किसकी जो उस समय खोज हो रही थी या क्या डेवलपमेंट हो रहा था, किसमें प्रगति हो रही थी, औषधि रसायन, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे रसायन बनाना जो कि रोगों को ठीक करें। एक तो ये तो जादुई चीज, और एक ये रोगों को ठीक करने की। तो ये 1300 से 1600 ईस्वी के दौरान हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म
अब देखो, अब इसी समय जब भारत में ये सब चल रहा था तो चीनी संस्कृति में, यानी विशेषकर दूसरी संस्कृतियों में भी था, लेकिन विशेषकर चीनी और भारतीय संस्कृति में अपनी अलग एल्केमी परंपराएं थी। मतलब उनकी विधियां अलग थी कि वो एक दूसरे पदार्थों को एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, बदलेंगे। ओके, अब देखो, पहले जो भारत में रसायन विज्ञान को क्या कहते थे? एक तो रसायन शास्त्र कहते थे, दूसरा नाम रसतंत्र भी था, और तीसरा नाम रस क्रिया भी था, जिसको रस क्रिया या फिर रस विद्या, ये एक ही बात है, रस क्रिया और रस विद्या ये कहा जाता था। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता था? धातु कर्म यानी मेटलर्जी, धातुओं का निष्कर्षण, और ये कहा जाता है कि लोहे और तांबे का जो निष्कर्षण है वो भारत में ही शुरू हुआ था। तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होगा ना, लोहकालीन सभ्यता और ताम्रकालीन सभ्यता। तो वो क्या था? तांबे और लोहे का जो चीजें बनी थी तांबे और लोहे की, तो वो जो धातु कर्म था यानी एक्सट्रैक्शन था यानी निष्कर्षण था, वो इंडिया में ही हुआ था सबसे पहले, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गई मेटलर्जी, हो गई औषधि, जो हमने बता दिया कि रोगों को ठीक करने के लिए रसायनों का प्रयोग, कांतिवर्धक यानी कॉस्मेटिक, आप जानते ही हो कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, तो ये केवल आज के ही दौर में नहीं बल्कि पहले भी पुराने जमाने से ही ये आकर्षण का केंद्र रहा है कि भाई किसी तरीके से हम अच्छे दिखें। तो कांतिवर्धक यानी कॉस्मेटिक्स हो गए। कांच के सामान हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं। देखा होगा कि झूमर लगे होते हैं, कहीं भी कोई डेकोरेशन होती है तो कांच के जो बल्ब होते हैं विभिन्न आकारों के, तो उसमें बल्ब अंदर लगा देते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन वगैरह होते हैं तो बहुत चमक आती है। तो कांच, रंजक, डाइज यानी कलर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो पेंटिंग्स कर रहे हैं, कभी कपड़े रंग रहे हैं, तो ये डाई की बहुत जरूरत होती है। तो इत्यादि सम्मिलित थे। तो पुरातन भारत में ये सब हुआ करता था। एक तो कॉस्मेटिक, रोगों के लिए रसायन, कांच बनाना और कलर बनाना, ये था पहले। इसके बाद देखो कि ये जो कहानी बहुत पुरानी है, कि बहुत पहले से ही हम इन सब चीज़ों का उपयोग करते आ रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वो मिलता है हमें हड़प्पा की सभ्यता से। हड़प्पा की सभ्यता में क्या होता था? देखो, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अब ये बात है करीब आज से 2000, तो ये हो गए 1000, वो हो गए 5000 पहले की बात है। 5000 साल पहले हम लोग क्या यूज करते थे, क्या प्रयोग करते थे? पक्की ईंटें। अब पक्की ईंटें को बनाया कैसे जाता है? आप जानते हो कि पहले कुछ मटेरियल ऐसा कच्चा होता है, उसको सांचे में डाला जाता है। तो मटेरियल में सिर्फ मिट्टी ही नहीं होती, और भी चीजें कुछ मिलाते हैं ताकि वो मिट्टी एक दूसरे में क्या हो जाए? स्टिक हो जाए, यानी वो चिपक जाए। तो इस तरीके से फिर उसमें गर्म करके भट्टियों में डाल के तब ये पक्की ईंटें बनाते। तो ये एक तरह से ये रसायन विज्ञान का ही पार्ट है, ये सब भाग है। मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन होता था। ठीक है, तो अब इसे प्राचीनतम रसायन विक्रम माना जा सकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले ऐसा माना जाता है कि कोई सभ्यता थी नहीं। यानी मानव का जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ, यानी जब वो एक जगह इकट्ठा रहने लगा, उसने घर बसा लिए, फिर उसने क्या किया? पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, तो वो एक सभ्यता यानी सभ्य हो गया वो। तो वो जो पहली सभ्यता क्या है? हड़प्पा की सभ्यता मानी जाती है। तो ये जो प्रक्रम है पक्की ईंटों का बनाना, ये प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं कि वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाते हैं और ढालते हैं सांचे में, और फिर क्या करते हैं? अग्नि में यानी आग में गर्म करके उसे पका लेते हैं। इसी के बाद देखो मोहनजोदड़ो की जो उसी के समकालीन, यानी जब हड़प्पा सभ्यता थी उसी के पैरेलल, यानी सब उसी समय मोहनजोदड़ो की भी, तो एक ही, इसीलिए ये सब इन दोनों को एक ही सभ्यता माना जाता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मिट्टी के बर्तनों के ऊपर ग्लेज मतलब चिकनाहट, चमक। ग्लेज का मतलब क्या होता है?
चमकदार पॉलिश हुआ करती थी। तो ये चमकदार पॉलिश कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जाता होगा, इसीलिए वो चमकदार चमक होती, वो पेंट उसमें किया जाता था बर्तनों में। तो ऐसे बर्तन भी मिले हैं। तो ये भी काम रसायन का ही है, रसायन विज्ञान का ही एक पार्ट है, उसका भाग है। निर्माण कार्य में सीमेंट जिप्सम का उपयोग तब होता था। ठीक है, जिप्सम सीमेंट का उपयोग होता था। ये काला वाला सीमेंट नहीं, बल्कि एक वाइट कलर का सीमेंट पहले यूज किया जाता था ईंटों को जोड़ने के लिए, जिसमें क्या क्या मिला होता था? चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता था। तो इसी तरीके से जो हड़प्पा के लोग हैं, फैंस भी बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता है। ठीक है, उसको डेकोरेशन में यूज करा जाता है और आभूषणों में भी यूज करते हैं इसको। फैंस जो बनते हैं, फैंस बोलते हैं। तो वह सीसा, चांदी, सोना और तांबा जैसे धातुओं को पिघलाकर और फॉर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। तो ये काम भी करते थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता वाले लोग। सीसा, चांदी, सोना और तांबा जैसे धातुओं को पिघलाते थे, फॉर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, यानी सांचों द्वारा वो इनको ढाल के बहुत तरह तरह की चीजें बनाते थे। पिघला के तो बना सकते हैं, लोहे को पिघला लो किसी भी शेप में, उसको आप ढाल सकते हैं। ओके, अब वह टिन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे। अब तांबा बहुत ज्यादा कठोर है तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि टूट जाएगा, बहुत ज्यादा लचीला है तो मुड़ जाएगा। तो इसलिए इनकी बैलेंस करने के लिए हम क्या मिलाते थे? टिन और आर्सेनिक मिलाते थे, तो कठोरता उसकी सुधरती थी। दक्षिण भारत में मस्की तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर, तक्षशिला में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई। तो 1000 और 900 BCE के पूर्व, मतलब ये तो यार बहुत ये तो 5000 साल बाद पुरानी हम लोग कर रहे थे। तो अब ये कितनी है? 3000 साल पुरानी बात है। तब ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हस्तिनापुर और तक्षशिला, दक्षिण भारत में मस्की में और उत्तर भारत में हस्तिनापुर यानी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, तक्षशिला मतलब बिहार। ठीक है, यहाँ पर 1000 से 200 BCE ईसा पूर्व। ठीक है, ये BCE क्या होता है? ईसा पूर्व। तो ये यहाँ पर मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारत में तांबे के जो मेटलर्जी है, यानी धातु कर्म, उसका तांबे का एक्सट्रैक्शन है, उससे मिला के बहुत सारी चीजों को बनाना है। ये सब उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। मतलब जब ये इंडिया, इसका भारतीय उपमहाद्वीप में तांबा शुरू हुआ था, तो इंडिया में सबसे पहले ये हो गया था। ठीक है, तो तांबे और लोहे के निष्कर्षण की, अब देखो मैंने बताया था ना, तांबे और लोहे की निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। ठीक, अब देख लेते हैं वेदों में क्या लिखा है। ऋग्वेद जो कि 1000 से 400 ईसा पूर्व में ये रचना हुई थी जिनकी, इसमें क्या है कि जो चमड़े का प्रसंस्करण करते हैं, यानी टैनिंग करते हैं। भाई चमड़ा जो है वो जानवरों से, मरे हुए जानवरों से उतार लिया, और उस चमड़े को क्या ऐसे ही तो यूज कर नहीं सकते सीधे सीधे, इतनी बदबू होगी, फिर उसकी देखने में भी आकर्षक नहीं होगा, रफ होगा, बाल होंगे, सब बेकार होगा। तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसका क्या करते हैं? टैनिंग करते हैं, उस चमड़े को पहनने लायक या उसको यूज करने लायक बनाते हैं। कपास को रंगने का भी कार्य होता था, ये ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, तो टैनिंग, चमड़े की जो संस्करण है वो भी होता था, और कपास को रंगने का कार्य होता था। तो उत्तर भारत में काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक दोहराई नहीं जा सकती। मतलब देखो, जो उत्तर भारत में काली पॉलिश वाले जो मिट्टी के बर्तन मिले थे ना, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और उसके बाद जो मिले थे, तो उसकी जो चमक है वो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, और उस चमक को अभी भी कोई भी हम लोग नहीं बना सके हैं, ऐसा कोई केमिकल नहीं बना सके हैं जो कि ऐसी चमक को फिर से उस बर्तनों में ला सके। ठीक है, तो इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों में ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। मतलब भट्टियों में जो टेम्परेचर है, यानी तापमान है, वो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो बेकार हो जाएंगे बर्तन, बहुत ज्यादा पक जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, और बहुत कम रह जाएगा तो कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए ये टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड वे में बहुत नियंत्रित करते थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन आप देख लो। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्री है, चाणक्य के जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था 300 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व, तब यानी आज से करीब 2300 साल पहले समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है, यानी नमक और भी बहुत सारे लवण। ठीक है, तो पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेक पदार्थ तो कथित आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। तो हमारे जो वेद हैं वो एक तरह से साइंस का जीता जागता रूप है, और वहां पे बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो कि आज के जमाने से मेल खाते हैं। तो ये बताया गया। अब देखो, अब जैसे बर्तन, लोहा, सोना, चांदी, तस्तरियां, चित्रकारी की मिट्टी, सिलेटी बर्तन उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हुए। अब सुश्रुत संस्था में क्या दिया है? संहिता। सुश्रुत संहिता एक बुक है, उसमें क्षारकों का महत्व समझाया गया, यानी बेस जो होते हैं ना क्षारक, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब उनका उल्लेख मिलता है, जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से, तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट, शीशे से लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। अच्छा, ये चारकों को मैं समझे। चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें क्या क्या बनाना आता था। चरक संहिता। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो आज हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल जो आज हम यूज कर रहे हैं, तांबा, टिन और जस्ते के ऑक्साइड जो आज यूज कर रहे हैं, तांबे, जस्ते, लोहे के सल्फेट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका फेरस सल्फेट है, शीशे तथा लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था चरक संहिता में। बताओ, इतनी सारी चीजें उस जमाने के लोगों को बनाना आती थी जो आज भी हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो ये था हमारे भारत का जो केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हुआ था। तो बहुत मतलब उन्नत किस्म का हमारा साइंस था, लेकिन बात ये हुई कि बाद में फिर बहुत सारे आक्रांता आ गए, क्योंकि हम लोग तो शांति पसंद लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, और इंडियंस भी बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद लोग हैं। आप देख रहे हो कि विदेशों में भी जाते हैं तो अपना परचम लहराते हैं। तो हम लोगों को पढ़ाई लिखाई, खोजबीन, इन सब में रुचि थी, हम लोगों को लड़ाई झगड़े में रुचि नहीं रही है कभी। तो इसीलिए जब बार बार अटैक हुआ, विदेशी आक्रांता आए, तो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह थी हमारी, जो और भी जो शिक्षा के केंद्र थे, उनको सबको तहस नहस कर दिया। तो इस वजह से साइंस का जो विकास था वो अवरुद्ध हो गया, और ये सब चीज़ें फिर यूरोप में होने लगी और वो लोग हमसे आगे निकल गए। बस ये बात है, अन्यथा हम लोग भी कोई कम नहीं रहे हैं और आज भी नहीं है। तो आज लेकिन अब चूंकि अब अवसर है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब पे रिसर्च करके इन लोगों को फिर से पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों से ही उम्मीद है, और आज भी हम लोग पीछे छोड़ ही रहे हैं। देखा ही एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं, गूगल और ये सब जो हैं, उनके अपने भारतीय हैं, तो इसलिए ऐसे ही लगे रहें, और आप लोग भी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बने, बड़ी लेबोरेटरीज के मालिक बने, फार्मेसी वगैरह लगाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण। रसोपनिषद जो है ना, उसमें बारूद बनाने का विवरण है। इसी तरह तमिल साहित्य में भी क्या है, गंधक, चारकोल, साल्टपीटर, पारा और कपूर उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण। आप देख लो, पहले भी पटाखे वगैरह, बारूद वगैरह बनते थे जब पुराने जमाने में, तो वो भी हम लोग बनाते थे। अब नागार्जुन एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, वो है एक विख्यात रासायनिक अल्केमिस्ट और धातु विज्ञानी थे, ठीक, नागार्जुन। तो उनकी रचना रस रत्नाकर पारे के यौगिक के संबंधित है। पारे के यौगिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और ये बड़ा कौतूहल का विषय भी रहे हैं। तो इसलिए पारे जो Hg होता है, जो थर्मामीटर में भरा होता है, उसके यौगिकों पर कोई साधारण बात नहीं है कि इनके यौगिक बनाए जा सकें, क्योंकि एक तो ये लिक्विड में होता है और बहुत जहरीला भी होता है। अगर आप कोई निगल लेता है धोखे से तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये नागार्जुन, इस पर ही इन्होंने रिसर्च कर डाली है, बहुत सारे इनके यौगिक बना दिए। उन्होंने धातु, सोना, चांदी, टिन, इसका स्कड़ भी विवेचना की है। सोना, चांदी और टिन और
तांबे को निकालने की भी विवेचना की। इसके बाद 800 ईसा पूर्व में एक पुस्तक रसार वनम आई, जिसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियों, ओवन जो होते हैं, अवन, क्रूसिबल के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की रचना। क्रूसिबल एक तरह का ये छोटा सा कांच का एक उपकरण, एक बर्तन टाइप का होता है, जिसमें कि रसायन यानी केमिकल डाल के उसे गर्म किया जाता है। तो कुछ उसमें जैसे इस केमिकल से कुछ और बनाना हो तो यहाँ पर यूज होता है। ठीक, इसी तरीके से जो चक्रपाणी थे, उन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की थी। चक्रपाणी जो थे, चक्रपाणी, ये कक्करपाणी लिखा है ना, ये है चक्रपाणी। चक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की थी, साबुन बनाया था। आप सोच लो, चक्रपाणी के जमाने में लोग साबुन लगाते थे। जो हम लोग सोचते हैं कि यार अभी तो ये साबुन तो अभी कुछ दिन पहले ही 200-400 साल पहले ही आया होगा, नहीं, ये चक्रपाणी ही बना के और लोगों को लगवाते थे साबुन, ताकि उनका शरीर स्वच्छ और साफ रहे। ठीक है, तो कैसे करते थे वो? साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार उपयोग किए। देखो, जाहिर सी बात है कि जो सोप बनता है ना, ये साबुन जो बनता है, वो वसा यानी तेल वगैरह जो फैट होता है उससे, और NaOH वगैरह जो होते हैं उससे मिला के बनाया जाता है। तो ये हो गए क्षार, ये हो गए क्षार, और ये हो गए वसा। तो सरसों का तेल वसा हो गया और क्षार हो गए, NaOH हो गया क्षार। तो इन दोनों को मिला करके ये बनाते थे। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था, यानी 1700 ईस्वी में ही हमने साबुन बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि चक्रपाणी उससे पहले भी रहे हैं, तो उन्होंने भी साबुन बनाने की विधियां वहाँ बताई थी, लेकिन जो कमर्शियली यानी यूज यानी आम जनता उसको यूज कर सके, वो हमने कब बनाना शुरू किया? 1700 ईस्वी। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल और महुआ के बीज कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। तो अंडी का तेल किसी काम का तो होता नहीं है ज़्यादा खाने पीने में, तो इसलिए इसको हमने किस में यूज कर लिया? साबुन बनाने में। क्योंकि सरसों के तेल से बनाओगे तो सरसों का तेल इतना कहाँ है जो साबुन बनाने के लिए आप यूज करोगे, खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो इन सब से बनाते थे। इसी तरीके से ये जो है ना, जो अजंता एलोरा की अगर आप दीवारों पे चित्रकारी अगर देखें तो क्या रंगीन चित्रकारी की गई है। पहले चित्र बनाए गए, फिर उनको कलर किया गया, और वो कलर आज भी मतलब ऐसे चमकदार दिखते हैं, इतने नए लगते हैं कि मतलब ये एक शोध का विषय है, ये रिसर्च का विषय है कि इस तरीके के कलर उस जमाने में कैसे बनाए होंगे। जबकि आज हम अगर कोई पेंटिंग करें तो कुछ दिन बाद वो फेड हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी उस समय। बराहमेर थे जिनकी बृहत संहिता है, तो 6ठी शताब्दी CE में लिखा गया था कि एक प्रकार का विश्वकोश ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दीवार, छतों, घरों, मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ बनाने की जानकारी है। लसदार पदार्थ का क्या मतलब? एक तरह से पेंट वहां लगाएं, लेकिन कैसा पेंट हो? जो चिपके, लसदार हो। तो ये बनाने के लिए किस किस चीज़ों का उपयोग करते थे? उबालते थे बीजों को, छालों को। तो ये सब पेंट करने के लिए उपयोग दीवार, छतों पर, वो किस में वर्णित है? वो है बराहमेर की बृहत संहिता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भी कोई कम नहीं थे, बल्कि जबरदस्त तरीके से रसायन विज्ञान का हम लोग काम करते थे। अब देखो, अथर्ववेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो वेद हैं, अथर्ववेद में 1000 BC यानी ईसा पूर्व, ईसा से 1000 वर्ष पूर्व, उसमें क्या वर्णन था? अथर्ववेद में डाई का वर्णन। अब रंगीन कपड़े तो सब लोग पहनते हैं, तो रंग कैसे हो? डाई किया जाता है, उनको रंगा जाता है कपड़ों को, तो उसका तब वर्णन था। तो यानी रंगीन कपड़े पहले भी लोग पहनते थे, तो हम लोग काफी सभ्य रहे हैं और अच्छा दिखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं, और आज भी जा रहे हैं। इसी तरीके से रंजकों का कौन कौन से कलर का वर्णन है? हल्दी है, मदेर है, सूरजमुखी है, हरताल, इन सबसे, करमीज है, लाख है, इन सबसे हम कलर बनाते थे। रंगने के कुछ गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ भी थे, यानी इनके अलावा भी कुछ रंग बनाने वाले पदार्थ, जैसे कंपनसिका, पातंगा, जाटुका, ये सब। बराहमेर की बृहत संहिता में तथा कांतिवर्धक का लोक बृहत संहिता में भैया देखो पहले भी आया है एक जगह इत्र का यानी सेंट। हमेशा से ही आप लोग
डीओ डालते आए हो, इसका मतलब भारतीय जो है हमेशा से खुशबूदार शरीर को पसंद करते रहे हैं। तो इत्र भी था वहाँ पर, और कॉस्मेटिक यानी जो कांतिवर्धक, जो शरीर स्किन को अच्छा बनाने के लिए ऐसा माना जाता है। हालांकि स्किन खाने पीने से अच्छी होती है अंदर से, लेकिन कई जगह जैसे देखा जाए तो आधे एक घंटे के लिए अगर बात हो तो कुछ कॉस्मेटिक भी यूज किए जाते हैं जो अच्छा आधे एक घंटे के लिए अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए अगर रखना है तो डाइट पे आपको काम करना होगा। इसी तरीके केस रंगने के लिए, यानी सफ़ेद बाल पहले भी अच्छे नहीं लगते होंगे लोगों को, तो इन्होंने केस रंगने के लिए वो बना लिया रंग, यानी मेहंदी डाई। तो वो कैसे बनाया गया? नील और खनिज जैसे कि लौह चूड़ यानी रस, जो जंग होती है ना, वो काला लोहा या स्टील, चावल के खट्टे दलिए का अम्लीय सत्व, मतलब चावल को सड़ा दो और फिर वो खट्टे हो जाएंगे, फिर उसका जो छान के उस लिक्विड को इसमें मिला लो, नील और इन सब में। तो आज भी देखा है कि अम्ल हम लोग मिलाते हैं, अगर मेहंदी डालते हैं तो कहीं मट्ठा मिला देते हैं, कोई लोग नींबू मिला देते हैं, तो क्या है वो अम्ल है, यानी मेहंदी के कलर को और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए। इसी तरीके से ये केस रंगने के लिए, यानी बालों के रंगने के लिए जो बनाते थे उसमें अम्ल का यूज किया जाता था। गंध युक्त एक टेक्स्ट है, यानी किताब है, जिसमें कि इत्र सेंट का मुख सुभाषित माउथ फ्रेशनर, वाह भाई वाह, क्या बात है। पहले भी माउथ फ्रेशनर का यूज होता था और आज भी हम लोग च्युइंगम या कोई भी और माउथ फ्रेशनर का यूज करते हैं। तो पहले भी लोग जो सांसों की जो महक है, बदबू है, उससे परेशान रहते होंगे, इसलिए मुख सुभाषित करने के लिए ये बनाया गया होगा। नहाने के पाउडर, नहाने के सुगंध, टैल्कम पाउडर भी ये बनाए जाते थे। अब देखो, भारत में इस अवधारणा का आगमन द्रव्यवादी कणों से बना। अब ये भी बात है कि देखो कि परमाणु से बना है कोई भी मैटर या द्रव्य, ये भी हमने खोजा था। अब देखो कब, बीसी की अंतिम सदी में, यानी जो अंतिम सदी थी, दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 ईसा पूर्व में आचार्य कणाद, जिनका नाम कश्यप था, इन्होंने परमाणु सिद्धांत का दिया था, जो एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत, वो किसने दिया था? कणाद ने। देख लो, जो आज हमें रदरफोर्ड वगैरह का नाम लिया जाता है, ये बाद में उन्होंने अच्छे से साइंटिफिक तरीके से लिखा और उसको पेश किया, पब्लिश किया, विश्व ने जाना। लेकिन हमारे जो कणाद जी थे, जो पहले ही ये सब कर चुके थे। तो एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी कि भाई सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है और इसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता। तो कणों को उन्होंने परमाणु का नाम दिया था, जैसे आज एटम है ना, वही। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है, यानी सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। ओके, और ये कैसा है? अनादि अनंत है, ये हर जगह मौजूद है, अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, गोलाकार है, अति गुणग्राही है, मूल अवस्था में गतिशील होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी जो गुण हैं, गुण धर्म है एटम के, वो पहले ही बता दिए थे, जो आज रदरफोर्ड ने फिर बाद में फिर से उसकी खोज की है। लेकिन कणाद का नाम उसमें नहीं आता, बल्कि रदरफोर्ड का आता है। यही दुर्भाग्य का विषय। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ है। आयुर्वेद में जो दवाइयाँ वगैरह हैं, औषधि हैं, ये सब कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोग उपचार में किए जाने का वर्णन। आप देख लो, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या होता है, तो सूक्ष्म कण जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और अंदर तक, सेल्स में अंदर तक जा सकते हैं। तो लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी आज भले ही आई हो, लेकिन हम पहले से ही यूज कर चुके हैं। चरक संहिता में बताते हैं कि बहुत इतना भस्म का मतलब बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया जाए किसी धातु को, तो वो क्या बन जाती है? दवा बन जाती है। अभ्रक वगैरह या आयुर्वेद की और भी दवाएं हैं, लौह भस्म है, ये सब भस्म है, जो कि अगर लोहा ऐसे खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, शरीर में जहर की तरह काम करेगा। लेकिन ये भस्मों के रूप में जो धातुएं हैं वो हमें दवाई की तरह काम करती हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पदार्थों को एक दूसरे में रूपांतरित करते हैं, इसका दौर खत्म होने लगा। तो तब किसका आया? फिर औषधि रसायन का, यानी दवाई बनाने का। और फिर इसके बाद वो भी खत्म हो गया
और उसके बाद फिर आया पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता, यूरोपियन कंट्रीज का चिकित्सा शास्त्र, नई मेडिकल टेक्नोलॉजी जो आई, नया मेडिकल जो इक्विपमेंट्स आए, नई मेडिकल पद्धति आई जो कि एलोपैथी वगैरह है, ये तब उसके बाद आ गया। लेकिन हमारा जो औषधि उद्योग था आयुर्वेद पर आधारित, वो भी अस्तित्व बना रहा और आज भी अस्तित्व है। आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाई आज भी बनाती है और हम उसका यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट ये जरूर है कि आधुनिक जो चिकित्सा है, ऑपरेशंस वगैरह की कई बीमारियां तो फिर इसी से ही ठीक होती हैं। आयुर्वेद अच्छा है, दवाइयों को जड़ से ख़त्म करने का एक बहुत सारी दवाइयाँ इसमें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसमें आयुर्वेद भी कहीं ना कहीं उसकी सीमाएं होती हैं, तो वो ठीक नहीं कर पाता, तो एलोपैथी उसके लिए कारगर उपाय बनती है। अब देखो इस तरीके से हम लोगों ने विकास किया था केमिस्ट्री का। अब देखो, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेशन आप जब भी कोई रसायन विज्ञान की डेफिनेशन पूछे तो वो हम बता सकते हैं। कैसे कि रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान है द्रव्य के संगठन यानी कंपोजिशन, वो किस किस से बना है, संरचना स्ट्रक्चर, उसमें अणु परमाणु कैसे जुड़े हैं, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज, और परस्पर उसकी क्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान द्रव्य के, यहाँ से डेफिनेशन ले सकते हैं, ये परिभाषा यहाँ से हो जाएगी। ये रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर क्रिया से संबंधित। तो और कैसे लिख सकते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो कैसे? यहाँ पर लिख लेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी मैटर के संगठन, कंपोजिशन हो गया, संरचना यानी स्ट्रक्चर, गुणधर्म प्रॉपर्टीज तथा परस्पर क्रिया यानी जो रिएक्शंस होती हैं, परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये कैसी है? मानक परिभाषा है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं और यही हमें याद रखनी है। वैसे परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है, बट ये जो परिभाषा है वो सर्वमान्य है। कैसी है? यूनिवर्सल। परमाणु और अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है रसायन विज्ञान को। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत किस तरीके से रसायन विज्ञान की प्रगति या उसके विकास में भी अव्वल रहा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपकी जिज्ञासा ये बनी होगी कि अब हम भी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम भी जो प्राचीन हमारी उपलब्धियां रही हैं उसको और आगे ले जा सकें और आधुनिक जो रसायन विज्ञान है उसमें हम अपना नाम कर सकें। और इसके महत्व के बारे में हम कोई और अभी उसके बाद वीडियो हम बनाएंगे, केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, यानी रसायन विज्ञान हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो फिर लाइक तो बनता है, और दूसरा ये है कि अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो, मैं तो सीक्वेंस में चलूँगा, बट अगर कोई और टॉपिक भी आपको पढ़ना हो इससे पहले तो आप बता सकते हो कमेंट करके, और कमेंट जरूर करें, अच्छा या खराब जो भी आपको लगा हो, क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ कि बहुत अच्छा, बट आप बता सकते हो कि कैसा रहा। तो थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।